साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जो मौतें हुई, बीभत्स दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रशासन फेल, पुलिस व्यवस्था फेल और सरकार के दावे प्रति दावे फेल। सरकार के द्वारा कहा गया था कि इस वर्ष महाकुंभ में जो 144 साल बाद आ रहा है, आ चुका है, इसमें स्नान करने वालों की संख्या 40 से 45 करोड़ होगी और मेला परिसर में कितनी जगह अब उपलब्ध है और खास करके उस जगह जहां संगम है, जहां 3 नदियों की धाराएं मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती तो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार सरस्वती की कल्पना की गई है और हम उस सरस्वती को नहीं मानते जो अदृश्य है। जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसी पर हम भरोसा करते हैं। और सरकार जो कि मनुवादी सरकार है, उसे सरस्वती नदी भी दिखाई देती है, लेकिन उसे मेला परिसर, संगम क्षेत्र नहीं दिखाई देता कि कितना कम है। और दावे 40 से 45 करोड़ और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं को बुलाया गया। हम इसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या कमियां रही, क्या वजह रही इतनी बड़ी भगदड़ होने की और तमाम मौतें होने की। सरकारी आंकड़े जो जारी किए गए हैं वह सर्वथा अविश्वसनीय है। जो आंकड़े हाउस मीडिया के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आ रहे हैं, चौंकाने वाले हैं और सरकारी आंकड़ों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम पर स्नान और मौनी अमावस्या के दिन तमाम टीवी चैनलों में विज्ञापन सरकारी आ रहे थे, अखबारों में विज्ञापन छपे थे कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग स्नान करके अपने पाप धोएंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। लेकिन क्या 10 करोड़ की क्षमता प्रयागराज में है? खास करके संगम तट पर, जिसे संगम नोज कहा जाता है, जहां पर 2 नदियां गंगा और यमुना मिलती हैं। दाहिनी तरफ से यमुना आती है, बाईं तरफ से गंगा आती है। वहीं पर दोनों नदियों का संगम होता है और वहीं से आगे तरफ बिहार की तरफ बह जाती है गंगा। यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो उस संगम नोज की कहानी यह है कि वहाँ पर 2013 के कुंभ मेले के समय नहाने की क्षमता 59,000 थी। उसे बढ़ाया गया पिछले 12 सालों में और अब संगम तट पर, संगम नोज पर, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर नहाने की क्षमता सिर्फ 1 लाख है। और उसी संगम तट, संगम नोज पर नहाने के लिए श्रद्धालुओं में आपाधापी मची थी। पहले कौन पहुंचे, पहले कौन नहाए। 2 बजे रात 28 और 29 जनवरी की रात व्यवस्था लचर, पब्लिक का रेला हुजूम तेजी से बढ़ता रहा संगम की ओर
और पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, योगी सरकार के सभी तंत्र फेल। जब सरकार ने खुद आमंत्रित किया था 10 करोड़ लोगों को, तो 10 करोड़ लोगों के स्नान की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों संगम नोज की तरफ जाने के लिए हुजूम को अलाउ किया गया? बहुत से तट बनाए गए थे, इधर अराइल तरफ भी बनाए गए थे जो जमुना की पार है, संगम तट से दक्षिण की ओर, और झूसी की तरफ भी बनाया गया था नहाने का गंगा के किनारे। और गंगा का क्षेत्र जो फाफा मऊ से प्रयागराज संगम तक जाता है, फाफा मऊ से लेकर और संगम नोज तक बहुत से घाट बनाए गए थे स्नान करने के लिए। तो जब भीड़ उमड़ रही थी तो सभी घाटों की ओर रास्ते क्यों नहीं खोले गए? अगर सभी घाटों की तरफ पुलिस प्रशासन डायरेक्शन देता, लोगों को भेजता, तब यह हादसा कतई नहीं होता। जाहिर है कि जो कुछ हुआ, जितनी मौतें हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और इसका जिम्मेदार अगर किसी को माना जाएगा तो मेला प्रशासन को माना जाएगा, पुलिस व्यवस्था को माना जाएगा, कुल मिलाकर योगी सरकार के तंत्र को माना जाएगा। जब 10 करोड़ लोगों को आमंत्रित किया गया था तो उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए, अच्छे ढंग से स्नान कर सके सकुशल, इसके लिए सेना क्यों नहीं बुलाई गई? आज यह सवाल हम ही नहीं, 13 अखाड़ों के साधु संत, चारों दिशाओं के शंकराचार्य सवाल पूछ रहे हैं कि सेना को क्यों नहीं बुलाया गया और पुलिस बल को पर्याप्त क्यों नहीं रखा गया कुंभ मेला क्षेत्र में। सवाल अब हो रहे हैं जब मौतें हो गई हैं। मौनी अमावस्या के 1 या 2 दिन पहले सवाल होने चाहिए थे, लेकिन किसको पता था कि व्यवस्था इतनी लचर है जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना या यूं कहें आपदा आ सकती है। क्या इसका अंदाजा योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेला प्रशासन और पूरे तंत्र को नहीं था? 10 करोड़ की भीड़ आमंत्रित करना आसान था, लेकिन 10 करोड़ को नियंत्रित करना, उन्हें सकुशल नहलाना कितना मुश्किल भरा काम था। और उस मुश्किल काम को अंजाम देने में मेला प्रशासन, योगी प्रशासन फेल साबित हुआ। आपको हम बता दें कि सिर्फ संगम तट, संगम नोज पर ही मौतें नहीं हुई हैं, भगदड़ नहीं मचा। थोड़ी दूर आगे झूसी पड़ता है, झूसी में भी भगदड़ मची थी और वहाँ का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया गया। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने फ़ोन पर बात किया तो पता चला कि कम से कम 7 लोग मारे गए हैं भगदड़ में। वहाँ भी व्यवस्था लचर थी। झूसी से पंटून पुल से श्रद्धालुओं को संगम तट पर आना था, लेकिन पंटून पुल के पहले ही भीड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गई कि भगदड़ मच गई। और सबसे बड़ा प्रशासन की कमी तो यह रही, पंटून पुल बनाए गए, उस पंटून पुल पर लोगों की आवाजाही के लिए सरकार ने अलाउ नहीं किया। पंटून पुल क्यों बंद किए गए? अगर पंटून पुल से लोग आते
तो उससे नहा करके निकलने का भी रास्ता दिया जा सकता था, लेकिन वह पुल बंद कर दिया गया। और जब उसे बंद करना था तो उसे पैंटून को लगाया ही क्यों गया, स्थापित क्यों किया गया? यक्ष प्रश्न हम पूछते हैं सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और योगी से। जाहिर है कि मेला प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है, व्यवस्था से बहुत बड़ी चूक हुई है, और उसका अंजाम, उसका परिणाम भोगा श्रद्धालुओं ने। पूरे देश से श्रद्धालु आए थे। कौन सा ऐसा राज्य होगा जहां से श्रद्धालु बड़ी मात्रा में नहीं आए हो? और जितना संगम तट तक पहुंचे उससे कई गुना ज़्यादा इलाहाबाद के आसपास के जिलों में उन्हें रोक दिया गया। अगर वह भी आ जाते तो क्या स्थिति होती, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और पुलिस का निकम्मापन और पुलिस का घटिया व्यवहार इतना ज़्यादा कि पब्लिक के लोग जो श्रद्धालुओं को खाने और नाश्ते के लिए इंतजामात कर रहे थे, उनके हलवे में, उनके दाल में, उनके चावल में पुलिस वाले मिट्टी डाल दिए। असंवेदनशील घटना पुलिस की तरफ से हुई। हालांकि उसे सस्पेंड किया गया है, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया, किसने कहा कि, और उसकी मानसिकता क्या थी। तो जाहिर है कि खाने पीने की व्यवस्था करना अगर सरकार के बस की बात नहीं है, और अगर पब्लिक अपने पैसे से कर रही है और उसे करने नहीं दिया जा रहा, उसमें मिट्टी डाला जा रहा है, बालू और रेत डाला जा रहा है, तो क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं माना जाएगा? हद हो गई संवेदनहीनता की, हद हो गई निकम्मेपन की, हद हो गई तमाम दावों की, और हद हो गई सरकार की कुटिल नीतियों की। और इसी हद के कारण भगदड़ में बहुत से लोग मारे गए। जितने आंकड़े सरकारी जारी किए गए हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सही आंकड़े अभी तक नहीं आ सके हैं और हमें लगता है कि अब आ भी नहीं पाएंगे। सरकार को अब ध्यान देना है और ध्यान दे भी रही है। वीआईपी स्नान के लिए जो घाट बनाया गया था, वीआईपी को जो विशेष व्यवस्था दी गई थी, उसे खत्म कर दी गई है और यह सराहनीय काम है। और कई सुधार किए गए हैं, लेकिन यही सुधार अगर पहले किए गए होते, मौनी अमावस्या के एक दिन पहले वीआईपी स्नान पर रोक लगा दिया जाता, तो हम समझते हैं कि इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर होता तो छोटा मोटा हादसा होता, लेकिन इतना बड़ा और इतनी जाने जाने का अंदेशा बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को योगी से बात करते हैं सुबह सुबह। उन्हें सारी स्थितियां पता चल गई। भीड़ पर नियंत्रण करने, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए योगी को आदेश दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव प्रचार में चले गए। उनके चेहरे पर सिकन तक भी नहीं थी। उन्हें पता था कि बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग घायल हैं, बहुत से लोग महरूम हुए हैं, मेले में खो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सिकन नहीं था और वह दिल्ली की सड़कों पर
रोड शो करने लगे, रैलियां करने लगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरने लगे। आम आदमी पार्टी को आपदा कह करके नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, लेकिन जितनी बड़ी आपदा इनकी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के सामने आई और तमाम मौतें हुई, कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया, और उसका शिकन भी नहीं योगी के चेहरे पर और मोदी के चेहरे पर। चुनाव प्रचार में जिस तरह से दहाड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, लगा ही नहीं कि प्रयागराज में इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है। और उसके बाद मौतों के लाश पर जो गंदी राजनीति खेली गई वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि 27 जनवरी को मौनी अमावस्या से एक दिन पहले मेला परिसर में सेक्टर 12 में या 21 में धर्म संसद आयोजित की जाने वाली थी। वह धर्म संसद तमाम अखाड़ों, साधु संत, महंत, शंकराचार्य के द्वारा विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस के द्वारा धर्म संसद बुलाई जा रही थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। क्यों बुलाई जा रही थी? सारे साधु संत, शंकराचार्य, मठाधीश धर्म संसद में अलापते इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फतवा जारी करते, मांग करते। आपको बता दें कि 2013 में जो महाकुंभ हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 का चुनाव 1 साल रह गया था। उस समय भी मेला परिसर में 2013 में धर्म संसद की गई थी और सभी साधु संतों, शंकराचार्यों, मठाधीशों ने जो धर्म संसद में शामिल हुए थे मांग किया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और उनकी मांग कामयाब भी हुई। साधु संतों ने इसलिए मांग किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में गोधरा कांड के बाद बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम कराया था, हजारों बेगुनाह मुसलमानों को मरवाया था, बलात्कार आयोजित किया गया था। बिल्किस बानो का नाम आपने सुना होगा। उसी समय उसके साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कार करने वालों को कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं और आजीवन कारावास पाए हुए उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों को 15 अगस्त 2023 को रिहा कर दिया गया और फूल माला पहनाया गया, उन्हें संस्कारी कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन्हें जेल भेज दिया। बहरहाल 2013 में जो नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई थी, उस तरह की घोषणा 2025 के धर्म संसद मेला परिसर में होने वाली थी। योगी आदित्यनाथ के घोर विरोधी अमित शाह गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। उसी दिन 27 जनवरी को, जिस दिन धर्म संसद होनी थी, अमित शाह नहाने के बहाने मेला परिसर में आते हैं और धर्म संसद पर रोक लगा देते हैं ताकि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा न की जा सके और उनका रास्ता साफ रहे। उनके रास्ते में योगी कांटा बन करके न आए।
साधु संत महंत शंकराचार्य कांटा बन करके न आए और नरेंद्र मोदी के बाद शाह प्रधानमंत्री बने। इस वजह से और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती, संविधान को खत्म करने की मांग की जाती, संविधान को खत्म करने की बात लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े सांसदों नेताओं ने किया और उसका दुष्परिणाम देख लिया नरेंद्र मोदी ने। इसलिए भी धर्म संसद को कैंसिल किया गया ताकि संविधान हटाने, हिंदू राष्ट्र बनाने, योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग न की जा सके। और उसके एक दिन बाद मौनी अमावस्या 28 और 29 जनवरी की रात, उसी दिन यह बड़ा हादसा हुआ। तमाम जगहों पर बातें सुनने में आ रही है कि यह हादसा हुआ नहीं, कराया गया है सरकार के द्वारा, आरएसएस के द्वारा। क्यों कराया गया, कैसे कराया गया, उसका जवाब यही है कि मेला प्रशासन, योगी का सरकारी तंत्र ने हाथ खींच लिया भीड़ को नियंत्रण करने में। धर्म संसद कैंसिल करके अमित शाह ने योगी को नाराज कर दिया, साधु संतों को नाराज कर दिया, तो योगी ने भी दिखा दिया अपने प्रशासन को बोल करके कि नियंत्रण में अगर आ सके तो नियंत्रण की जरूरत नहीं है, अनियंत्रित भीड़ भगदड़ मचेगी, लोग मरेंगे और सबक सीखेंगे चोटी पर बैठे नेता अमित शाह। तो यही बातें सोशल मीडिया पर, खास करके ट्विटर पर चल रही हैं, जो मैंने आपको बताया। ये हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है इस देश में और जो मौतों पर, श्रद्धालुओं के लाश पर राजनीति हो रही है, यह कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। और यह भी राजनीति ही है कि प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में श्रद्धालुओं को मारा गया। और इससे बड़ी राजनीति विपक्ष ने भी किया, और विपक्ष तो राजनीति करता ही है। हर कोई नेता, हर कोई विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष की कमजोर नब्ज को पकड़ता है, उसकी गलतियों को पकड़ता है तो उसकी छीछा लेदर करता है। यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी 2014 से पहले किया करते थे। मनमोहन सरकार के खिलाफ, उसके पहले तमाम कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ इन लोगों ने जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई है, वह सकारात्मक नहीं, रचनात्मक नहीं, बल्कि नकारात्मक भूमिका थी। और वही नकारात्मक भूमिका आज इंडिया गठबंधन और विपक्ष भी निभा रहा है। लाशों पर राजनीति करना, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निंदनीय है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ मेला को सियासत का इवेंट बनाना चाहते हैं, दिल्ली प्रदेश का चुनाव जीतने का जरिया बनाना चाहते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन है, मतदान होगा और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। और पूरा गोदी मीडिया, यूट्यूब चैनल जो मोदी भक्त हैं, सब सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री कैसे नहा रहे हैं, कैसे कपड़े बदल रहे हैं, कैसे डुबकी लगा रहे हैं, कैसे हाथ जोड़ करके गंगा मैया से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके एक एक एक्शन पर रिपोर्टिंग होगी पूरे देश के लिए, खास करके दिल्ली को प्रभावित करने के लिए, दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। तो यह कुंभ मेला सियासत का अड्डा बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत का अड्डा बना चुके हैं, अमित शाह अड्डा बना चुके हैं धर्म संसद को कैंसिल करके, योगी आदित्यनाथ अड्डा बना चुके हैं धर्म संसद को आयोजित करने का प्लान बना करके, और उस प्लान में कामयाब नहीं हुए। तो इतना बड़ा कांड करवा करके जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को हम अच्छा नहीं कहते, विपक्ष को कम से कम चट्टान की तरह खड़ा हो जाना चाहिए श्रद्धालुओं के पक्ष में। और ऐसी चूक बसंत पंचमी जो 3 फरवरी को आने वाली है इस दिन न होने पाए, क्योंकि मौनी अमावस्या की तरह वह भी बहुत बड़ा पर्व है और उस पर भी श्रद्धालु भारी मात्रा में उमड़ पड़ेंगे। तो विपक्ष को कम से कम सियासत एक तरफ रख करके श्रद्धालुओं के मेला में आए हुए तमाम साधु संतों के पक्ष में हित में सोचना चाहिए और सरकार पर दबाव डाल करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने, पब्लिक जो भीड़ उमड़ती है उस पर नियंत्रण पाने और उसे सही दिशा डायरेक्शन देने के लिए विपक्ष को दबाव डालना चाहिए। और सत्ता पक्ष अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उन गलतियों की समीक्षा करे और ऐसी गलती 26 फरवरी तक कतई नहीं होनी चाहिए जो बड़ी गलती, जो बड़ा ब्लंडर 28 और 29 की रात को हुआ है। इतिहास में 28 और 29 जनवरी 2025 काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा और कुंभ मेला को लांछित किया जाएगा। कुंभ मेला को आयोजित करने वालों को खलनायक के रूप में इतिहास में चिन्हित किया जाएगा। हमारी मांग है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि सभी तरह के मतभेद, राजनीतिक मतभेद भुला करके मेला के श्रद्धालुओं के पक्ष में, उमड़ती भीड़ के पक्ष में, मेला में आए तमाम साधु संतों के पक्ष में, हित में फैसले करें और फैसले को कड़ाई से लागू करें। और बसंत पंचमी के पहले मेला परिसर में सेना को तैनात कर दिया जाए ताकि जो 28-29 जनवरी की रात हुआ है वह 3 फरवरी बसंत पंचमी की रात न हो सके। साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर ताकि अधिकांश लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए हमारा वीडियो।